Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे जो फिजिक्स नाइन्थ क्लास का फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैं डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी आप लोगों को। ठीक है, आज हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन और उसको हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की डेफिनेशन भी देता है, वो डेफिनेशन कैसे देता है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के पहले सबसे पहले समझो कि इनर्शिया और मास। ठीक है, ऑलरेडी इनर्शिया और मास क्या होता है? इनर्शिया टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, टेंडेंसी। ठीक है ना, इनर्शिया इट मींस व्हाट, इनर्शिया। ठीक है, और एक होता है मास। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट की वो वाली टेंडेंसी जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की स्टेट को और मोशन की स्टेट को चेंज करने का अपोज करता है। ठीक है, तो ये वो वाली क्या होती है? ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है। और मास इट मीन्स ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है इनर्शिया। ठीक है, अगर ग्रेटर मास होगा तो इनर्शिया इज ग्रेटर, लोअर अगर उसका मास बहुत ही कम होगा तो इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का भी क्या होगा? बहुत कम होगा। गॉट इट? तो ये आप लोगों को दोनों चीजें ध्यान रखना है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, वो ज्यादा अपोज करेगी उसकी जो स्टेट है उसके अपोजिट स्टेट में आने का। गॉट इट? चलो ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले आप लोग कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उस एग्जांपल्स पे सबसे पहले तो फोकस करो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि एक हिटमैन है। हिटमैन है कि कोई बॉल को बैट से अगर हिट करता है तो इजीली क्या कर सकता है? किसी भी रेस्ट पोजीशन में अगर बॉल है उसको इजीली वो क्या कर सकता है? हिट कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहीं पर अपोजिट डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई बॉल उसके पास आ रही है, या फिर क्रिकेट को आपने क्रिकेटर्स को जो फील्डर्स होते हैं उसमें आपने बॉल को कैच करते हुए देखा होगा, जब वो बॉल को कैच करते हैं तो अपने हैंड्स को थोड़ा सा वो पीछे की साइड लेकर के जाते हैं। ठीक है, वो क्यों लेकर के जाते हैं? क्योंकि उनके हाथ में यानी कि उनकी पाम में क्या ना हो, ज़्यादा चोट ना लगे। ठीक है, उनको ज़्यादा हार्म ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो उसमें ऐसा क्या था जो उनको नुकसान पहुंचा रही है? उसमें देखो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो जो बॉल है ना जो उसकी तरफ आ रही है क्रिकेटर की तरफ, उसमें दो चीजें हैं। एक तो बॉल का मास है, ठीक है, और दूसरी बॉल की वेलोसिटी। देखिए मास और वेलोसिटी ये दोनों ही चीजें उसके अंदर क्या है? इंक्लूड है, क्योंकि बॉल उसकी तरफ आ रही है। देखिए उसके अंदर उसकी वेलोसिटी इंक्लूड है और बॉल का कुछ मास है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम लोगों ने ये दो चीजें देखी कि मास और एक होती है वेलोसिटी। ये दोनों ही मिलके एक नई क्वांटिटी को बनाती है, उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखो और चीजें और एग्जांपल्स देखते हैं कि एक खड़ा ट्रक है, कोई ट्रक है या फिर कार है। ठीक है, अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी अगर वो चलेगा कार या ट्रक, तो वो एक स्टैंड मैन को जो खड़ा हुआ है एक रोड के साइड में, उस मैन को भी क्या कर सकता है? किल कर सकती है। यहाँ तक कि उसकी जो वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि बहुत कम वेलोसिटी में भी वो उसको क्या कर सकती है? किल कर सकती है। वहां पर क्या ज्यादा है? यहाँ पर कार और ट्रक के केस में मास ज्यादा है, और इस बॉल के केस में क्या ज्यादा था? वेलोसिटी ज्यादा थी। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से हम लोगों को एक मास और वेलोसिटी से कॉम्बिनेशन करके एक क्वांटिटी मिल रही है, फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। उसी क्वांटिटी को मैं क्या बोलता हूं सर? उसी क्वांटिटी का नाम है मेरा मोमेंटम। क्या नाम है? मोमेंटम। ठीक है, ये मोमेंटम इट मींस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। गॉट इट? ये मोमेंटम एंड इट इज डिनोटेड बाय द पी। पी से इसको हम डिनोट करते हैं। मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है? पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो क्वांटिटी दैट कंबाइंस एक ऐसी क्वांटिटी जो मास एंड वेलोसिटी को क्या कर दे? मास एंड वेलोसिटी को क्या करे? कंबाइन करे। कंबाइन मास एंड वेलोसिटी, उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड मोमेंटम। गॉट इट? एंड मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड बाय द P, इसको हम P से डिनोट करते हैं। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? अगर मैं आपसे
P की, यानी कि मैं यहाँ से फॉर्मूला अगर मोमेंटम का लिखना चाहूंगा तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, मास इनटू वेलोसिटी, P m v, गॉट इट, m इनटू v। अब इसकी मैं ऐसा यूनिट अगर मैं निकालूंगा, यानी कि यूनिट, तो मास की क्या होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो इट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम, व्हाट डू यू मीन बाय द मोमेंटम? दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, oftenly asked by the examiner. So what is the answer of this question? The momentum is the product of mass and velocity of that object, उस object की मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास मोमेंटम। तो आई होप आप लोगों को मोमेंटम की डेफिनेशन और ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्या लिखा है कि इम्पैक्ट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मास, जो भी इम्पैक्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर जैसे मास, उसका मास भी ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा हाई है। एक्सीडेंट होने का रीजन क्या होता है कि कोई भी कार, दोनों कार अगर आपस में टकरा रही है, या ट्रक से कोई कार अगर टकरा रही है, तो कार का मास बहुत कम है लेकिन ट्रक का मास क्या है सर, बहुत ज्यादा है। तो ट्रक का मास ज्यादा है और कार की वेलोसिटी ज्यादा है, और आपस में दोनों क्या होते हैं, बहुत अगर टकराएंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो वो किसकी वजह से होता है, उनका मोमेंटम होता है, मोमेंटम की वजह से होता है, ठीक है। क्या होता है, मोमेंटम की वजह से होता है। तो मास और वेलोसिटी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रेटर इंपैक्ट करते हैं, तो ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू द ग्रेटर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में जाने के लिए ज्यादा वेलोसिटी में, अब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायर्ड होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये चीजें आ गई। तो यहां से सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन है वो क्या निकल के आती है सर, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन हमारे पास जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, इट मींस क्या बोलता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने आप लोगों को जब स्पीड पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट का मीनिंग क्या होता है, रेट मींस टाइम विल कम इन द डिनोमिनेटर, टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, देखो, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक, समझ में आया? तो यहां से क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट मींस यहां मैं लिखता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to the applied unbalanced force, force is denoted by the F, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी बॉडी को मुझे मूव करवाना है तो मुझे फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, तो मैं उस बॉडी को अगर मूव करवा रहा हूं तो जो फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं उसको मूव करवाने के लिए वही वाला फोर्स है, ये वाला, गॉट इट, ठीक है। तो जब मैं उसको मूव करवाऊंगा तो उस बॉडी का कुछ मास होने वाला है, मास तो होता ही ऑलरेडी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस डस्टर को अगर मुझे मूव करवाना है तो आई हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये वाला जो फोर्स होगा ना वो इसके मास और इसकी वेलोसिटी, यानी कि जब मूव करवा तो इसकी वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी उसके अंदर, तो इसका मास और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, गॉट इट ऑफ समझ में आया? तो यही चीजें यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से यहाँ पर देखो, सपोज करो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास a, इस ऑब्जेक्ट का मास तो कभी भी, ठीक है, मास मेरा क्या है, मास मेरी कांस्टेंट क्वांटिटी, चेंज नहीं होता है। हाँ, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, हो सकता है ये कम स्पीड से रन कर रहा हो या फिर हो सकता है ज्यादा स्पीड से रन कर रहा हो, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मेरे पास m है, ठीक है। अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, कोई भी एक मैंने फोर्स ले लिया, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, ठीक है। तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी थी सर, वो वेलोसिटी में मान रहा हूँ इसकी u, कितनी मान रहा हूँ, u मान रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम इसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर आकर अपनी वेलोसिटी को v कर लिया, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि थोड़ा ऑब्जेक्ट स्पीड से मूव होने लग गया इसी फोर्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से u से v आने में उसको सपोज करो t टाइम लगा, कितना टाइम लगा,
टी टाइम लगा, ठीक है। कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। कब? जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में उसको आने में उसको कितना टाइम लगा सर? टी टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फोर्स की वजह से हो रहा है, सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? फोर्स की वजह से। तो अगर मैं फर्स्ट पोजीशन में आपसे मोमेंटम निकालने का बोलता हूँ, फर्स्ट पोजीशन में मोमेंटम निकालने का बोलता हूँ, तो सर आप क्या बोलोगे कि मोमेंटम क्या होता है? सर फर्स्ट यानी कि P1 इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ m into u। इट मींस व्हाट? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? u है, ठीक है। यहाँ पर मोमेंटम बताओ, जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो मैं बोल सकता हूँ सर P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास तो चेंज होता नहीं है, बट वेलोसिटी उसकी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। इट मींस आई कैन राइट इट v हियर। गॉट इट? तो अगर मैं आपसे चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता हूं, तो चेंज का मीनिंग क्या हुआ कि जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला माइनस होता है। तो बड़ा वाला है मतलब कि क्या? P2 माइनस P1, सॉरी P2 माइनस कितना हो जाएगा? P1। ये ही मेरा क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तो यहाँ पर जो चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा है उसकी प्लेस पर मैं क्या राइट कर सकता हूँ? चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मींस P2 माइनस P1 लिख सकता हूँ। तो P2 माइनस P1। गॉट इट? ये मैंने चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मीनिंग क्या होता है? वी आई हैव टू डिवाइड द टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है ये सारी चीजें, इसलिए, ठीक है। इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f? ये पूरा f के इक्वल है, ठीक है। P2 इज इक्वल टू व्हाट? P2 इज इक्वल टू mv माइनस P1 mu डिवाइडेड बाय t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आप ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर मैं m को कॉमन लेता हूँ तो v माइनस u डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है सर? मेरे पास t आ रहा है एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f। यहाँ पर मेरे पास है। तो अब ध्यान से आप इस क्वांटिटी को देखो कि v माइनस u डिवाइडेड बाय t, v माइनस u डिवाइडेड बाय t, इट मींस क्या है? ये ध्यान से आपने पढ़ा है ये क्या है सर? ये एक्सेलरेशन है। ये क्या है? एक्सेलरेशन। v माइनस u डिवाइडेड बाय t, इट इज ए एक्सेलरेशन। इट मींस a, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने a कर दी। यहां से जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा और इक्वल लगाऊंगा f। ये कांस्टेंट हम हर बार लगाते हैं, तब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को अगर मैं 1 यूनिट मान लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर? f इज इक्वल टू ma हो जाएगा। f इज इक्वल टू ma। इसका मतलब जो भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन थी ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारा था, उसने मुझे क्या दिया सर? फोर्स की डेफिनेशन दी, ठीक है। तो हाउ कैन आई फाइंड द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट? जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड हो रहा है उसको मैं कैसे कर सकता हूँ सर? उसका मास और उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे फोर्स निकल जाएगा कि मैं उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो लॉ है, अक्सर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स व्हाट? ये फोर्स की डेफिनेशन देता है। इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम लोगों ने दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज द मोमेंटम एंड सेकंड वन इज द फोर्स, ठीक है। एंड फोर्स इज इक्वल टू f इज इक्वल टू ma, ठीक है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ f? यानी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट तो चेंज होगी नहीं कभी भी। अगर मैं यहाँ से आपसे SI यूनिट की बात करता हूँ तो लेट मी नो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की SI यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? मास इज इक्वल टू क्या? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही मेरी एक्सेलरेशन की, तो ये मेरी फोर्स की यूनिट होती है। और यही जो फोर्स की यूनिट होती है ये किसके इक्वल होती है सर? न्यूटन के इक्वल होती है। तो इसी को मैं न्यूटन राइट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी को मैं न्यूटन राइट कर सकता हूँ। किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मींस न्यूटन। ये मेरा क्या हो गया? न्यूटन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा कि क्या हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन सी डेफिनेशन देता है, मोमेंटम क्या होता है। गॉट इट? इसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तब तक के लिए आप थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।